नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। मैं हूं अरुण कुमार। इस समय देश के कुछ हिस्सों में आपको भीड़-भाड़ दिखाई देती होगी, पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी होगी, तो आश्चर्यचकित मत होइए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं किसी देश के प्रधानमंत्री तेल, पेट्रोल, सोने को बोले कि मत खरीदिए। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ये कह रहे हैं कि इस साल शादी ब्याह में सोना मत खरीदिए। सुनने में ये थोड़ी अजीब लग सकता है, लेकिन तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने ठीक यही अपील की है। आखिर देश के गोल्ड प्रेम पर ब्रेक लगाने की नौबत क्यों आई है? तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने ठीक यही अपील की है। आखिर देश के गोल्ड प्रेम पर ब्रेक लगाने की नौबत क्यों आई है? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और हम आपको समझाएंगे कि आखिर देश में ऐसी नौबत क्यों आई है। क्या देश की अर्थव्यवस्था किसी बड़े संकट की ओर है? आज हम एक्सप्लेनर से समझेंगे इसके पीछे का पूरा गणित, और आप देखिए। तो जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है तेलंगाना में, तब से छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों में तेल और पेट्रोल की पेट्रोल पंपों में अब आपको भीड़ दिखने लगी है, क्योंकि अब लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, पूरा बातें समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है देश में। क्यों प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करिए, तेल पेट्रोल बचाइए, शादी में गोल्ड मत खरीदिए। एक साल तक, एक दो दिन नहीं बल्कि एक साल तक आप गोल्ड ना खरीदें, जिसको लेकर अब देश की जनता असमंजस में है, आपस में सोच समझ नहीं पा रहा कि आखिर हमें करना क्या है, देश में आखिर चल क्या रहा है। क्या देश की अर्थव्यवस्था संकट में है? हालांकि जब भी हमारी अर्थव्यवस्था संकट में होती है तो हमारा देश, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे आम जनता हो, एक होता है, इसका सामना करती है और एक साथ रहती है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। इसके पीछे की एक एक कहानी हम आपको बताएंगे, आखिर किस कारण से देश में चल रहा है। तो हमारे साथ देवराज आहूजा जी हैं, बीजेपी से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसीम कुमार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यामीन कादरी कांग्रेस नेता है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, पहला सवाल हमारा बीजेपी से है। देवराज जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल सीधा सवाल मेरा आपसे है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, लेकिन क्या सरकार ये गारंटी देती है अगर रुपया फिर गिरा तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? और क्या देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ जनता के त्याग पर टिकी है, नेता या मिनिस्टर या जो एमपी एमएलए इनके ऊपर नहीं है? देखिए भाई साहब, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अपील है वो देश की 140 करोड़ की जनता पे ऐसे दिलों पे राज करती है। और देश की जनता ने हमेशा से आदरणीय मोदी जी पिछले 12 वर्षों से सरकार में है, उनकी हर बात का समर्थन किया है, एक बात। और दूसरी बात, आदरणीय मोदी जी ने कहीं नहीं कहा कि सोना जो है शादी के लिए मत, उन्होंने कोई पर्टिकुलर नहीं बोला। उन्होंने केवल जो है विदेशी मुद्रा की बात की, विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो कम ना हो, क्योंकि इस समय अमेरिका का और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इसमें कई देश शामिल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जो क्या 2 महीने होने जा रहे हैं, चाहे वो हॉर्मुज को ले लो, वहाँ के पेट्रोल और फ्यूल को ले लो, उसके बावजूद भी अभी तक आज तक जो है कीमतें नहीं बढ़ी हैं पेट्रोल और इसकी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपील करते हैं, देश हित में करते हैं, देश में आज हर चीज जो है वोकल फॉर लोकल का हमने जो नारा दिया था, उसके तहत जो कितने काम, कितने सेमीकंडक्टर से लेके मोबाइल तक हर चीज बनने लगे। आज जो है विश्व में चौथी हमारी अर्थव्यवस्था भारत जो बन के उभरा है। और एक चीज, 2047 हमारा जो विकसित राष्ट्र का हमारा जो नारा है, वो नारा केवल कहने का नहीं, कांग्रेस की तरह, अपोजिशन की तरह, हम उसको कर रहे हैं केवल जनता के द्वारा, जनता को साथ लेके, जनता की उम्मीदों पे, जनता को अपने समर्थन में लेके। क्योंकि देश जो है जनता का पहले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो आदरणीय प्रशासन इतने सुंदर सुचारू रूप से, इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से 24 घंटे केवल देश हित की बात करने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखें लगातार 12 वर्षों में केवल देश हित के काम किए गए हैं। कोई मुझे एक जो करप्शन का मुझे एक भी कोई भी हमारे ऊपर आरोप लगाओ तो बताइए। हमने पेट्रोल की कीमतों या फ्यूल इसकी अपना एलपीजी की
एलपीजी की 953 रुपए में आज भी मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के टाइम में 1240 मनमोहन सिंह के टाइम में था। 2012 में मनमोहन सिंह ने जब 5 रुपए 6 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाए थे, कहा था कि पेड़ पे पैसे नहीं लगते। तो आप उनके देख लो, आज का समय देख लो, 12 वर्षों में इतना जब विश्व में त्राही त्राही हो रही हो, उसके बावजूद भी जो है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा देश, हमारे पड़ोसी देशों को भी देख लो, हाहाकार है। लेकिन भारत जो है आज बड़े सुदृढ़ तरीके से, क्योंकि सुरक्षित हाथों में आदरणीय मोदी जी की नीतियां और देश का विकास और देश की जनता पूरी भारत के हित में है। और देश की जनता, मैं अपील करूंगा, देश की जनता जिस तरह से साथ देते हुए अभी भी, क्योंकि ये देश की बात है, इसमें मोदी जी का फायदा नहीं है, आपका फायदा नहीं है। आपने बोला कि हम जो है, अगर हम जो पेट्रोल बचाने की बात करते हैं, आज मैं आपके स्टूडियो में नहीं बैठा भाई साहब, आप मुझे जूम के माध्यम से जोड़ रहे हैं मीटिंग में, एक आपका टाइम बचा, आपकी चाय बची, आपके अपने जो भी खर्चे होते हैं अननेसेसरी एक्सपेंसिव वो बचे, हमारा आने का टाइम बचा, इसमें क्या बुराई है भाई साहब? अगर वर्क होम की बात कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, किसी की जेब पे डाका तो नहीं मारे जैसे कांग्रेस करती थी, कांग्रेस लूटती थी, जिस मंत्री को छापा डलवाती थी, आम जनता दुखी होती थी। यही कारण है आज 22-23 स्टेटों में हमारी सरकार बनी है, तो केवल मात्र आदरणीय मोदी जी की नीतियों पे विश्वास करते हुए और भारत को आगे बढ़ाने का जो हम काम कर रहे हैं, उसके साथ जनता साथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत में किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। जो आपने 3-4 स्टेटों के नाम जो लिए हैं, वहां की भी जनता से अपील भी की है, और हम भी अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल पंपों पे अभी कोई लाइन न बनाए। आदरणीय हरदीप पुरी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 60 दिन का कच्चा तेल भी हमारे पास है, 45 दिन का हमारे पास एलपीजी भी है, तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बिल्कुल। हम इसका एक आसिम जी से इसका एक उदाहरण ले लेते सर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील किए हैं 1 साल तक सोना ना खरीदो, आप एक्सपर्ट के तौर पर इसको किस हिसाब से देखते हैं? देश की अर्थव्यवस्था में क्या मजबूती मिलेगी, क्या कमजोरी होगी? देखिए, मैं 2 राजनीतिक दल के प्रवक्ता के बीच में बैठा हूं जी, और मैं किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर बात नहीं कर सकता, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अर्थशास्त्र के हिसाब से हम लोग क्या करना चाहते हैं और इसका इम्पैक्ट जी जी बिल्कुल क्या होगा। तो पहले समझने वाली बात यह है कि यदि आप 2025 और 26 का आंकड़ा लें तो $72 बिलियन का हम लोगों का गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल से 24% ज्यादा है जी। अब अर्थशास्त्र के हिसाब से समझने वाली बात यह है कि वजन के हिसाब से हम लोगों ने गोल्ड कम लिया, मुद्रा के हिसाब से पैसे उतने ही दिए जितने की पहले दे रहे थे। इसका यह मतलब हुआ कि कम सोने के लिए हम लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं। और ये पैसा किस फॉर्म में जाता है, किस प्रकार से जाता है? ये फॉरेन करेंसी रिजर्व जो किसी देश का होता है, आप गोल्ड जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप डॉलर में पे कर रहे हैं, और वो डॉलर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व के तौर पे रहता है, जिससे किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं मजबूत है या कमजोर है या जो भी है, ये उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो जब 90% गोल्ड हमारे कंट्री में, हमारे देश में आयात होता है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा धन विदेशी मुद्रा के रूप में हमारे देश से बाहर जा रहा है जी। और ये क्या करेगा कि ये हमारे रुपए को कमजोर कर डालेगा, क्योंकि आपका मुद्रा, आपका करेंसी निकलता चला जा रहा है, आपका जो फंड है वो निकलता चला जा रहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने ये सुझाव दिया है, और ये कोई पहला सुझाव नहीं है। जब अगर आप अर्थशास्त्र के पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को देखिएगा तो आप देखेंगे कि 1967 में आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने इसको कहा था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है जी। यानी ऐसी आप अपनी पर थोड़ी सी डिसिप्लिन लाएं, थोड़ा कम खर्च करें, थोड़ा कम सोना खरीदें। उसके बाद मोरारजी देसाई जो थे वो गोल्ड कंट्रोल पॉलिसी लेके आए जी। कि किस तरह से
गोल्ड की खरीदारी पे और इंपोर्ट पे हम लोग कहीं ना कहीं उस पे पाबंदियां लगाएं। जी और फिर मनमोहन सिंह जी 2013 में उन्होंने अंग्रेजी में एक वर्ड यूज किया था कि अपने गोल्ड एपेटाइट को कम कर लें। कहने का मतलब यह हुआ कि आपकी जो गिजा है, आपकी जो भूख है गोल्ड के लिए, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। जी तो मोदी जी जो कह रहे हैं वो आधारित है बाकी के प्रधानमंत्रियों ने जो बहुत अच्छे निर्णय लिए थे उसी से प्रेरित होके वो भी इस तरह की चीजें ले रहे हैं कि क्रूड ऑयल में हमारा डॉलर का खर्चा ना हो, गोल्ड में खर्चा ना हो। यदि लोग कम ट्रैवल करेंगे बाहर तो वो जी कम पैसे खर्च करेंगे बाहर जाके, वो पैसे जब इंडिया में खर्च करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। जी तो इसी के लिए मैं ये समझता हूं कि जो निर्णय लिया गया है इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। जी और इसलिए होंगे क्योंकि कंट्री पे, हमारे देश पे यदि ऐसा न हो, भगवान करे कि ऐसा न हो कि कोई खतरा वॉर का आ जाए या क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे गल्फ कंट्रीज कुछ बैन लगा दे, तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना में तैयारी की थी जी उसी संदर्भ में ये तैयारियां हो रही हैं। जी इसका ये अभिप्राय या इसका मीनिंग ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग ऑलरेडी किसी संकट पे आ गए हैं। जी ये प्रोएक्टिव मेजर्स कहलाता है, ये रिएक्शन नहीं है, ये प्रो एक्शन है। यानी हम पहले ये तैयारी कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई दिक्कत आए तो हम कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं। जी ये बिल्कुल हमारा कहना है। जी। हम यामीन जी के पास चलते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यामीन जी, जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में होता है तो राजनीति से ऊपर उठकर देश का साथ देना क्या विपक्ष का धर्म नहीं? आप इस अपील का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मोदी जी ने की है? देखिएगा, जब देश के ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो हमारे हिंदुस्तान का विपक्ष हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। जी अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपको ध्यान होगा कि सारा विपक्ष, और मोदी जी के लिए तो नहीं लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, भारत सरकार के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए जाकर के मीटिंग में हमारे एलओपी नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि जो भी कदम उठाए जाएं हमारे हिंदुस्तान की सीमाओं से संबंधित, हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों के रक्षा से संबंधित और विदेशी दुश्मन मुल्क को जो भी जवाब देना हो उसके लिए भारत सरकार स्वतंत्र है। पूरा विपक्ष, पूरा देश, पूरी अवाम भारत सरकार के साथ खड़ी हुई है। अब ये बात अलग है कि जो बार जब मीटिंग हुई और हमारे सशक्त प्रधानमंत्री, सशक्त भारत के प्रधानमंत्री उस मीटिंग में एलओपी नेता के सामने नहीं बैठे, लेकिन हमारे संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने नहीं, पूरे संपूर्ण विपक्ष ने भारत के हिंदुस्तान की सेनाओं को ये कहा कि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाइए, आपके साथ पूरा विपक्ष, पूरा देश खड़ा है और खड़ा रहेगा। सत्ता और विपक्ष की बात नहीं, यह हिंदुस्तान की आन बान शान की बात है। अब मैं आता हूँ सोने पर कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोने के लेकर के, तो कहीं ये वो तो नहीं है कि 2024 में कांग्रेस सोना ले जाएगी, मंगलसूत्र ले जाएगी, आपकी लौंग छीन के ले जाएगी। तो उसको दोहराने का काम 2 साल में तो नहीं हो रहा है कहीं कि उसी को दोहरा दें कि कांग्रेस ने तो नहीं छीना। लेकिन वहां की जनता को याद दिला दूं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आदि प्रांतों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो याद दिला दूं कि कांग्रेस ने आपकी भैंसें और सोना और मंगलसूत्र को नहीं छीन के ले गई, तो कहीं वो बाजार में बिक रहा हो। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को महंगाई की इतनी चिंता थी तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो आज निर्णय लिया गया, समाचार पत्रों में पढ़ा है कि जो है रैलियों में और वाहनों का, मंत्रियों के काफिले में उसको 50% कर दिया जाए, ये निर्णय पहले ले लिए जाते। कल तक रोड शो हुए, कल तक चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, इतने बड़े बड़े पंडालों के अंदर और तमाम हजारों गाड़ियों के साथ जो है शपथ ग्रहण समारोह हुए। 296 करीब कंपनियां पंजाब के अंदर लगाई गई, सीआरपीएफ की है वो, पंजाब कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में लगाई गई, तो वहां तो डीजल और पेट्रोल से नहीं चल रही थी, वो तो खैर पानी था उससे चल रही थी। जहां चुनाव हुए 5 प्रांतों में
वहां डीजल की और तेल की कोई खपत नहीं थी, वहां तो पानी से सभी लोग चला रहे थे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। चुनाव संपन्न होने के बाद, जीतने के बाद, अपना मकसद हल करने के बाद जनता के बीच कहना, अरे हमें वो दिन भी याद है कि जब देश के ऊपर खाद्य संकट आया तो हमारे खाद्य मंत्री ने आकर कहा था कि देश के नागरिकों, भारत के अंदर खाद का भंडार भरा हुआ है और हमारे जो इसमें बेड़े जो है खाद को लेकर आ रहे हैं, जबकि वहां उस वक्त खाद का, लेकिन भारत की जनता को ये एहसास नहीं कराया कि खाद का संकट था। अरे आप जरा ये तो कहिए, मनमोहन सिंह की, नेहरू जी की, इंदिरा की, राजीव की बुराइयां तो आप जरूर निकाल लेते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2013 के अंदर कहते थे कि महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है मनमोहन सिंह जी। तो आज आप कौन सा मां बोल रहे हैं, गा बोल रहे हैं, पा बोल रहे हैं, महंगाई किस चरम सीमा पर है, उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। आप देश सशक्त है, करती नहीं है, वो बात अलग है कि आप इस तरह गुमराह करके थाली और टॉर्च की रोशनी बजवा दें तो बजवा दें। हमारे नेताओं ने कोरोना काल में किया था कि देश के अंदर एक भयंकर बीमारी का आने का पूरी संभावना हो गई है, करिए। लेकिन हमारे माननीय जी ने 23,000 करोड़ की रुपया मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में, कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में, कर्नाटक में उनको शिफ्ट करने में लगा दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री की अगर सोच है तो देश के प्रति में गंभीरता नहीं समझता हूँ। देश है, सरकार है, आएंगी जाएंगी, देश हमारा कायम रहना चाहिए, हम अर्थव्यवस्था कायम रहना चाहिए। तो ये दूसरा प्रधानमंत्री कहते थे उनकी जो अच्छाइयां थी उनको पानी डाल दिया जाता है संसद के अंदर, अभद्र प्रयोग किया जाता है। तो माननीय सशक्त प्रधानमंत्री जी, गुरु जी, आप जो है संबंध निभाइए और तेल के संकट की बात ना करिए। आप जो है बताइए देश की मैं आपसे लेके तेल की व्यवस्था के लिए खड़ा हूं, मैं आपके भारत का चुना हुआ प्रधानमंत्री हूं, आपने मुझसे मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा, यह कहना है। और विपक्ष की बात है तो विपक्ष हमेशा संकट की घड़ी में, भगवान न करे मेरे भारत पर संकट आए, मेरे हिंदुस्तान पर कोई अब जो है परेशानी आए, वो खड़ा है विपक्ष। भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक धर्म, हर व्यक्ति भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा होकर दिखाएगा। ये मैं शासन देता हूँ विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ। जी बिल्कुल। देवराज जी, एक तरफ है आप मिडिल क्लास को शादियों में कटौती करने कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बड़े कारपोरेट घराने विदेशों में निवेश कर रहे हैं। क्या बलिदान सिर्फ आम आदमी के हिस्से में आया है? भाई साहब, जहाँ तक ये कांग्रेस के मित्र की बात है, इन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, जैसे स्टेज से बोलते हैं इनको कोई सुनता नहीं है। ये एलओपी की बात कर रहे थे, वो एलओपी जो तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस समर्थन होने के बावजूद भी जो बीजेपी की सरकार बनी है, विजय थालापति की, उसमें इनके एलओपी को कोई नमस्ते करके राजी नहीं है, कोई देख के राजी नहीं है, कैसी बातें करते हैं। ये तो समर्थन है, तब भी कोई लेके राजी नहीं है, एक बात। दूसरी बात है, देश में इन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन की बातें कही हैं। सिंदूर ऑपरेशन में भारत की फौज ने किस तरह से करारा जवाब देके, पूरा स्ट्राइक करके, आतंकवादियों के सारे अड्डों को तबाह नष्ट करके, और जितने हमारी सिंदूर ऑपरेशन, हमारे पहलगांव में 25 सभी टूरिस्टों की जो दर्दनाक मौत हुई थी, इन्होंने आतंकवादियों ने की थी, उससे हमने कैसा करारा जवाब दिया। उसके बावजूद भी इस कांग्रेस के, खास करके पूरे विपक्ष पे, खास करके कांग्रेस की छाती में सांप लौटा, इनको कोई बर्दाश्त नहीं हुआ, ये हमसे सबूत मांगने लगे। उन्होंने कभी भी कहा, जो बैठ के यहाँ पे अभी भाषण दे रहे बड़े बड़े, अगर ये भाषण आपके एलओपी ने कहा होता ना तो बात मानते। आपकी बात का कोई वजह नहीं यहाँ पे बैठ के बोलने का, भाषण देने का कि हम भारत के साथ खड़े हैं। अरे भारत की फौज को सड़क का गुंडा कहने वाला ये विपक्ष, ये कांग्रेस की क्या बातें करेगा देश हित की? ये क्या राष्ट्र हित की बात करेगा? देश के दुश्मन गद्दार लोग, जो एलओपी राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत चाइना से समझौता करेगा, तो इनकी मदर इंटरनल मानिए जो सोनिया गांधी है, वो बैठेंगी किस कैपेसिटी में? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, हर इनका केंद्रीय मंत्री उसमें इन्वॉल्व था, उसके बावजूद इनको कुछ नहीं दिखा। देश की अर्थव्यवस्था का इन्होंने जो बेड़ागर किया, जो इन्होंने देश का लूट किया, दो देश का मजाक किया, वो इनको कुछ नहीं दिखा। आज जैसे मेरे मित्र, अपने मेरे जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है और हर देश के प्रधानमंत्री का दायित्व होता मुखिया का
कि अपने देश को सुरक्षित हाथों में रखने के लिए प्रधानमंत्री में बात करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि संकट आ गया है या कोई रेट बढ़ा दिए हैं या किसी जेब पे कुछ इस तरह से निकालने की बात आप बताइए, कहीं भी कुछ इस तरह की बात है? लेकिन हाँ, क्योंकि इस समय जो विश्व में अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ाई हुई है पूरे विश्व में, इवन अमेरिका जैसा देश हिला हुआ है, यूरोप की हालत देख लो, जर्मन को मैं पढ़ रहा था, जर्मन की अर्थव्यवस्था इस समय बिल्कुल हिल चुकी है। तो हम तो फिर भी बहुत सुरक्षित हाथों में है। ना के पेट्रोल के रेट अभी तक बढ़े हैं, ना फ्यूल रेट्स बने हैं। सोने के लिए अपील की, थोड़ी कहा कि मतलब बिल्कुल कि किसी के ऊपर ईडी जाके छापा ही मार रही है। अरे जिसकी शादी का मैटर है तो वो तो ले ही रहा है। हमने तो अपील किया प्रधानमंत्री जी ने कि भाई देश की मुद्रा की बात है, विदेशी मुद्रा की बात है, उसको हम संभाल लें क्योंकि देश हमारा मजबूत रहे। कल को क्या स्थिति बनती है, 2 महीने हो गए आज इनका वॉर चलते हुए, अभी तक भी हम लोग इतना जो तरीके से इतने मतलब अच्छी जो नीतियों से देश को चला रहे हैं, तो इस चीज को जो देखते हुए भाई साहब हम जो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, इनको विपक्ष की बात कोई सुनने वाला नहीं है, ये केवल देश को गुमराह करते हैं। बिल्कुल, हम इसका जवाब यामीन साहब से ही ले लेते हैं। यामीन साहब, क्या आपके पास कोई ठोस सुझाव है जिससे 6 लाख करोड़ से ज्यादा का इंपोर्ट बिल कम किया जा सके, या आप सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना ही कर रहे हैं? देखिएगा, पहले मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता की बात का जवाब दे दूं। ये कहते हैं कि इनकी कोई बात सुनता नहीं है जी। सारी बातें जब मोदी जी की सुन रहे हैं तो किससे अपील कर रहे हैं मोदी जी? दूसरा, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, मनमोहन सिंह जी जैसी सरकार को भ्रष्ट कहते हैं, और जो हेमंत विश्व शर्मा, देशमुख, नारायण राणे, अजीत पवार, ये इतने ईमानदार लोग जिनको मोदी जी ने कहा कि पिक्चर दिखाई कि पैसा और लाइए, सुबह नस्कारू की पिक्चर दिखाई, इतने ईमानदार लोग आज भाजपा में बैठे हुए हैं तो कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। जब ये जो अभी जो हमारे 25 लोग जो शहीद हुए थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, ये जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उस वक्त लाल रेड कारपेट पे चुनावी सभा संबोधित करने बिहार गए थे। उसके दूसरे दिन मैंने ध्यान आया कि अरे इन्हें क्या कराया। हमारे प्रधानमंत्री गंभीर हैं लेकिन चुनावों के प्रति गंभीर हैं, किसी पार्टी के विधायकों सांसदों को तोड़ने के प्रति गंभीर है। तमिलनाडु की मिसाल भाजपा किस मुंह से देगी? एक विधायक के नाम पर आप डिप्टी सीएम मान रहे थे, आपको किस प्रकार से एआईडीएमके और डीएमके ने भगाया है, ये हार आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए राज्यपाल को आपने मोहरा बनाया। मैं सबसे पहले दोनों जो है राजनीतिक दल से अनुरोध करूंगा कि हम डिबेट के मुद्दे से भटक रहे हैं, डिबेट हमारा कुछ और, आप जा कहीं और रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आसिम जी के पास आते हैं। आसिम जी, ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, लेकिन क्या भारत का हर सेक्टर घर से चल सकता है? क्या ये सलाह जमीनी हकीकत से दूर एक किताबी फार्मूला नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या आपकी सलाह है इसमें? देखिए, ऐसा है कि जब इंडस्ट्री की बात होती है तो जितनी भी इंडस्ट्री कंप्यूटर रिलेटेड है, यानी कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं या कॉल सेंटर्स होते हैं आपके या और तरह का है, ये तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं जी। उससे गाड़ियों में जो आने जाने का ईंधन है वो बचता है। मेट्रो पे आप ज्यादा सफर करते हैं, उससे आपका निजी खर्चा बचता है। यहां तक तो अर्थशास्त्र के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि उससे फायदा होता है जी। लेकिन जब आप बात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कहते हैं, जहां पे हम लोग किसी चीज को बनाते हैं, जैसे वस्त्र बनाते हैं, ये तो वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता। यहाँ तो जो कारीगर होता है, जो सिलाई करने वाला कारीगर होता है या कोई लोहा पीटने वाला कारीगर होता है, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप मान के चलो 65% लोग लगे हुए हैं जी। ये इंडस्ट्री तो वर्क फ्रॉम होम काम कर ही नहीं सकती है। इसमें कोई संभावना ही नहीं है कि वो घर से वस्त्र बनाने लगे। ये एक कंपनी में, नोएडा में या कहीं भी 500 मशीनें चल रही हैं, हर मशीन पे एक कारीगर काम करता है जिससे उसका घर चलता है। तो वो जब अगर घर में बैठ जाएगा तो काम कहां से होगा? कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी है जिसमें आप बिल्डिंग बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, ये वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता। जो आम जनता है, जो रोज कमाने खाने वाली जनता है, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती है। लेकिन जो हाई सैलरीड क्लास है, ब्लू कॉलर वाला जो जॉब है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब है, और पार्शियली आप कह सकते हो कि बैंकिंग भी जी, अब जिस हिसाब से इंडिया चल पड़ा है तो पार्शियली
आप ये मान के चलो कि वर्क फ्रॉम होम एक सर्टेन परसेंटेज का हो सकता, मगर ये जो परसेंटेज है जी, ये बहुत छोटा है उस अनुपात में, जिस अनुपात पे लोग इंडस्ट्रियल टाउन में सड़कों पे निकलते हैं, जाते हैं, काम पे जाते हैं, अपना लंच बॉक्स लेके जी, मेहनत करके धूप में चले जा रहे हैं, वो कभी भी वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकते हैं। ये तो मैं आपको बिल्कुल जी, बिल्कुल। स्पष्ट तौर पे समझा दूं। जी, अब रही बात जो पैनिक हो रहा है, जो आज हमारे देश में पैनिक हो रहा है, हमारे यामीन साहब भी अपने तर्कों को दे रहे, देवराज जी भी अपने तर्कों को दे रहे हैं, ये पॉलिटिकल चीजें हैं। लेकिन जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी, वो ये है कि जहां तक सवाल सोना का है, सोना को यदि अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा जाए या उसको आप इकोनॉमिक मापदंड से देखते हैं तो उसको कहते हैं डेड कैपिटल। जी, यानी वो एक ऐसी पूंजी है जो मरी हुई पड़ी है, किसी ने सोना खरीद लिया, पड़ा है, उसका कोई सर्कुलेशन नहीं है इकोनॉमी में, ये इकोनॉमिस्ट कहता है। लेकिन जो हमारी आम जनता जनार्दन है वो सोना से भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, उसकी भावनाएं जुड़ी हैं उससे। वो दहेज में बेटी को जब सोना देता है तो वो सुख का श्रृंगार और दुख का आहार होता है। और इसीलिए हमारी जो व्यवस्था है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी कास्ट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जी, उनके यहाँ सोना का आदान प्रदान इसीलिए होता है जी, कि बेटी पे जब कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो सोना ही उसका साधन बनता है, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी बहुत जल्दी हो सकती है। जी, और इस चीज में इतना थिन लाइन है कि इस बात को समझने के लिए सिर्फ अर्थशास्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मनोवैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी कि किस तरह से समझाया जाए कि जी, बिल्कुल। आपका सोना लूटा नहीं जा रहा है या बैंकों के लॉकर से निकाल के उसको गिरवी नहीं रखा जाएगा, लेकिन आप सावधानी बरतें जी, कि बिल्कुल थोड़ी सी देवराज। कम खरीदारी करें 1 साल तक। जी, जी, ये है कहने का मतलब, ये है। और इसको समझाने का तरीका अन्य भी है। जी, जी, हम देवराज जी के पास चलते हैं। देवराज जी, आरबीआई सोना जमा कर रहा क्योंकि उसे असुरक्षा दिख रही है, तो क्या आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए सोना क्यों ना खरीदे? इसमें आपकी क्या सलाह है? देखिए, जैसे अभी अमित की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि सोना जो है एक परिवार के साथ शादी ब्याह में बेटी के नाम पे बहुत जो मुश्किल समय के हालात को लिक्विडिटी में बदलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और आदरणीय मोदी जी ने जैसा कहा है कि बिल्कुल नहीं कहा कि बैंकों से ये रात को भेज दो या लोगों के घर से, उन्होंने एक अपील की है। उन्होंने अपील की है केवल कि आरबीआई के हिसाब से भी, जैसे जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में भी, और सोने के ऊपर हम इतना पैसा खर्च करेगा हमारी भारत सरकार, या फ्यूल पे भी, क्योंकि सारा विदेश से इम्पोर्ट होता है, उसको हमें इकोनॉमी को सुधारने के लिए, क्योंकि इस समय विश्व में हालात ये बन रहे हैं, तो ये हम क्यों ना जो है जो मैंडेटरी स्टेप है उसके लिए हम जनता से तो अपील करेंगे। अल्टीमेटली देखो, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, जनता के दरबार में जाना पड़ेगा। और आदरणीय मोदी जी की हमेशा से ये नीति रही है कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही सर्वोपरि है, और जनता के निर्णय से ही हमने आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। और मैं देश की जनता को आदरणीय मोदी जी के माध्यम से, आपके जो टीवी चैनल के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी देश की जनता बहुत सुदृढ़ है, बहुत समझदार है, बहुत जो देश का साथ देने वाली है, देश हित में बात करने वाले हैं। केवल विपक्ष का काम है राजनीति करना, क्योंकि इन्होंने 60-70 वर्ष जो है जिस तरह से देश को लूटा है ना, वो सबके सामने था। अब इनकी पॉलिसी को, इनकी बातों को, इनके विचारों को मानने वाला नहीं है। ये देश हित में कभी भी नहीं रहे, ये फौज के खिलाफ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के खिलाफ रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, कितने क्रिमिनल लोग रहे हैं, इनका हमेशा से हिस्ट्री उठा के देख लें। देश के लिए इन्होंने कभी बिल्कुल, इसका जवाब हम यामीन साहब से ले लेते हैं। यामीन साहब, अगर डॉलर महंगा हुआ है और रुपए क्रैश कर गया, तब आप क्या सरकार को दोष नहीं देंगे? तो क्या प्रिवेंटिव उपायों का विरोध क्यों? अगर आप सरकार को सलाह नहीं दे सकते तो फिर विरोध किस कारण? सरकार विपक्ष की सलाह संसद में मानने को तैयार कब होती है? माननीय प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष बोलता है तो वहां से चले जाते हैं, सांसद चिल्लाते रहते हैं, सुनते जाइए, सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुनते जाइए, सुझावों को मानते नहीं है। दूसरी बात, इनको तो घटी रटाई है कि इन्होंने ये कर दिया, लूटा, भ्रष्टाचार में ज्यादा डिबेट में समय खराब नहीं करना चाहता, ये खुद भ्रष्ट है तो दूसरों पर तो आरोप लगाए।
अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जी। सोना खरीदने की बात है, अरे भारत की आवाम इस वक्त रोटी के लिए बेरोजगारी में और महंगाई में इतनी पस्त है कि वो सोना और चांदी अपनी बहन बेटियों की शादी में देने से परहेज करके चांदी पर आई। चांदी भी मालूम पड़ा कि 4 लाख को छू गई थी, अब तो शायद 2,77,000 है, तो उससे भी परहेज करना पड़ा। कि मैंने ऐसी शादियां देखी हैं 2026 की कि चांदी के आइटम में भी कटौतियां करनी पड़ी, कि सोना तो बहुत दूर की बात थी, चांदियां देखी गई है। सगुन के लिए एक नौम जरूर सोने की दिखाई गई है। तो मैं कह सकता हूँ भारत की आवाम के पास वर्तमान समय में पैसा नहीं है, जी। बेरोजगारी, काम धंधे नहीं है। अरे सड़क पर वो उतर रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील के खिलाफ। सर्राफा व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी जो अरबों खरबों में सोना खरीदते हैं, डेली आदान प्रदान करते हैं, जिसमें कि वो हॉलमार्क की बात करते हैं, जिसमें 1 नंबर की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, लेना देना ये सरकार जाने और अधिकारी जाने और वो जाने जीएसटी और टैक्स, लेकिन उनको परेशानी हुई है। अब वो इसका जवाब सड़कों पे आकर धरने प्रदर्शन करके दे रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो वो प्रधानमंत्री के वो वोटर है कि कोई भी किधर चला जाए, लेकिन सर्राफा व्यापारी आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चिन्ह पर ही मोहर लगा के आता है। सड़कों पर दो उतरे हैं। आप पूरे भारत में एक बता दीजिए, मैं आपको सलाम करता हूं इस मुद्दे को उठाने के लिए, कि एक किसी गरीब परिवार का गांव, शहर, जिले से आवाज उठी हो कि सोने के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने ये क्या कह दिया। अरे कहेंगे वो कि जिनके पास भंडार भरे हुए हैं, जिन्होंने मलाइयां चाटी हैं इस सरकार के अंदर, उनको परेशानी हुई है। हम भी चाहते हैं कि भारत का पैसा जो है उभर करके आना चाहिए, हमारे भारत का नाम होना चाहिए। जब हमारे यहाँ व्यापार होंगे, हमारे यहाँ जो नौकरियां होंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, तो हमारे भारत के अंदर नए नए जो उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और तरक्की करेगा। इससे नहीं भाषणों से तरक्की करेगा। हम जमीन पर हकीकत दिखाने की बात करते हैं कि जमीन पर भी हकीकत आनी चाहिए। ये नहीं कि हम जो है खाली कहने से काम चल जाएगा, गरीब वर्ग को तो मार दो और अमीर वर्ग अपने उसी ढर्रे पर चलता रहेगा। आज जैसे कि आज माननीय योगी जी का आदेश, मैं धन्यवाद देता हूं कि 50% काफिला कम कर दिया कि हम ईंधन बचाएंगे, चाहे 1 रुपए से चला, लेकिन उन्होंने कदम उठाया। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी रैली करने से पहले, रोड शो करने से पहले ये ऐलान करना था कि कोई अब जो है मंत्री भी जाएगा तो 3, 4, 6, 10, 20 कारों के साथ जाएगा, 200 कारों के साथ, अब कोई नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है। संदेश ऐसा दीजिए, अमीर और गरीब को एहसास मत कराइए कि हम अमीर नहीं, हम अमीर हैं और गरीब है नहीं। भारत का नागरिक मतदाता एक है, अमीर गरीब नहीं होता है। मतदाता ही सरकार बनाता है और मतदाता ही सरकार गिराता है। इसलिए गरीब को कोई फर्क नहीं सोने और चांदी से, उसको तो महंगाई से फर्क है। गैस कहाँ जा रही है, बिजली के दाम कहाँ बढ़ गए, अभी फिर सुन रहे हैं कि बिजली के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। तो ये परेशानियां, आटे के दाम देखिए, तेल के दाम देखिए, पेट्रोल डीजल तो चलाएगा तो वो दिलवाएगा, महंगाई कम करेगा। गरीब तो बेचारा ऑटो से कैसे भी मेट्रो से सफर करेगा। अरे उनकी जो बड़ी बड़ी 4-4 करोड़ की कारें हैं, वो 4 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। परेशानी उनको देखिए कि वो कितना पेट्रोल और डीजल खा जाएंगी 1 घंटे के अंदर। दूर जाने के लिए मंत्री, विधायकों, सांसदों की गाड़ियां कितना खा जाएंगी। अरे गरीब बेचारा जो है साइकिल भी चलाएगा, डिक्की चला लेगा, स्कूटर चला लेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी चला लेगा, लेकिन उनकी कारें 4-4 करोड़ की 4-5 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल यामीन साहब, हम भी यही सवाल देवराज जी से कर चुके हैं। देवराज जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की है पूरे देश से, देश में एक स्थिति असमंजस सी पैदा हो गई है। आप पेट्रोल पंप पे जाइए, वहां भीड़ दिखेगी, सोना चांदी की दुकान में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। जनता को समझाइए कि आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री का जो नया मंत्र है, जो अपील है, वो अर्थ का अनर्थ ना निकले, तो आप क्या कहना चाहेंगे, देश को कैसे समझाएंगे? देखिए, जो देश हित के लिए आदरणीय मोदी जी ने बात रखी है, आपने कहा पेट्रोल की जो लाइनें हैं, मेरे को आप 1-2 जगह छोड़ के, तुझमें जगह छोड़ के कहीं पर भी नहीं है, देश में कोई तय नहीं है, एक बात। और जो सोने का सन्नाटा की बात है, क्योंकि सोना जो है पिछले जो 1.5 से 2 वर्षों में जिस तरह से उसकी कीमतें बढ़ी हैं और विदेशी भंडार में भी अपनी कमी आती रही है, उस हिसाब को देखते हुए तो सोने का तो पहले काम कम था। सोने का तो मार्केट के अंदर आते देखो कि इंटरेस्ट भी लोगों बहुत कम था, लेकिन जो जरूरी था, शादी ब्याह है,
बेटों को देने की बात है, वो सब करने के लिए अभी भी मोदी जी ने तो नहीं कहा। मोदी जी ने केवल मात्र यही अपील की है और कोई असमंजस नहीं है। देश की जनता भली बातें समझ रही है कि देश हित में जो भी कदम उठाने वाली बात है वो मोदी जी ने अपील की है, केवल मात्र एक अपील है। ठीक है कि हमें आगाह रहना चाहिए, हमें देश के हित में सोचना चाहिए और देश की भली बातें जनता, देश की जनता भली बातें समझ रही है इस चीज को, ऐसा नहीं है, कोई असमंजस नहीं है मोदी जी की बात का। बहुत उन्होंने जो है हाथों हाथ दिया, जो कितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को, आपके अर्थशास्त्री हो, इकोनॉमिस्ट हो, जो देश हित की बात करते हैं, ये बातें कहते हैं कि राजद्रोह में फंसे हुए लोग, देश को बेचने वाले लोग आज ये बातें करने लगे। हमें भाषण न दे विपक्ष, ये देश की जनता भली बातें समझ रही है। यही कारण है कि हम 23 से 24 स्टेटों में आदरणीय मोदी जी के नीतियों में चल के देश ने हमारा साथ दिया है और हम 140-150 करोड़ लोगों का धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी संकट नहीं आएगा। संकट होगा तो हम अपने मिल बांध के उसको पूरा करेंगे, उसको फेस करेंगे। जी बिल्कुल, देवराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसिम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, यामीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री देशवासियों से ये कह रहे हैं कि इस साल शादी ब्याह में सोना मत खरीदिए। सुनने में ये थोड़ी अजीब लग सकता है, लेकिन तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने ठीक ये अपील किए हैं। आखिर देश के गोल्ड प्रेम पर ब्रेक लगाने की नौबत क्यों आई है, इसी से जुड़ी ये बहस चल रही थी, जिसमें आपने जाना कि आखिर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक ना लगे, हमारा अर्थव्यवस्था किसी बड़े संकट में तो नहीं है। इसी सब मुद्दे में आपसे खुल से बातचीत किए हैं। बहरहाल डिबेट सेंटर में यहीं तक आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।